उनके जो वहाँ पे रिटर्न जमा किए जाते हैं, ऑडिट किए जाते हैं, जब मैंने उनके खर्च का डाला तो अराउंड एक वोट का कीमत जो है 6 से 7 हज़ार रुपया। अच्छा, मोदी जी का, हाँ मोदी जी का इतना खर्च हुआ? देखिए वो बराबर गुजरात मॉडल की बात की जाती है, ठीक है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करते हैं? नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है विचारणीय है, मतलब सोचिएगा, सुनिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मुद्दा ये है कि राह में मुझसे एक इंसान मिल गए। वो इंसान जो हैं वो एक युवा हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वैसे वो तो कहते हैं नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ चुनाव लड़े, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े तो उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दल प्रत्याशी एक युवा ने। क्यों लड़ा? क्योंकि पता है लहर तो किसी और की चल रही थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़े। और क्यों लड़े ये पूछते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हेमंत यादव है। हेमंत जी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप चुनाव लड़ गए, बताइए, वो तो विश्व गुरु हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए 14 में, कैसे? देखिए, चुनाव लड़ने के पीछे बहुत एक अच्छी सी कहानी है उसमें। हाँ। कि मैं एक सामाजिक, पहले बताऊं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। ठीक है। और क्या करते हैं? मैं जैसे कि जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, साथ में स्वच्छता अभियान जो बनारस में, चाहे सफाई अभियान हो, गंगा स्वच्छता अभियान हो, ठीक है, ट्रैफिक अवेयरनेस हो, या किसी बीमारियों के प्रति अवेयरनेस हो, ब्लड डोनेशन हो। और कीजिए, बहुत ज़्यादा। तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है उसमें? तो मेरे जो प्रोग्राम के अप्रोच थे, हाँ, वो बहुत यूनिक ढंग थे। अच्छा। मतलब कि वो पब्लिक ओरिएंटेड थे। देखिए, एक कॉमन मैन भी मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, उस चीज़ को भली भांति गेन करता था। तो मैं इस काम के लिए जाना जाता था। कुछ समाज सेवा आप करते रहे। हाँ। गंगा सफाई उफाई टाइप का। हाँ, मैं करता रहा। पता था कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने वाले हैं 14 में? नहीं, उसमें मुझे नहीं पता था। हाँ, वो किसी को नहीं पता था, क्योंकि 9 में तो मुरली मनोहर जोशी थे वहाँ से। हाँ। तो मैं अपने दोस्तों के कहने पे मैंने नामांकन किया। तो नामांकन के लिए जो प्रोसीजर होता है कि आप 10, चूँकि मैं निर्दल था, 10 प्रस्तावक चाहिए था, मैं 10 प्रस्तावकों को लेके जिस डेट को मैं नामांकन के लिए गया, उसी डेट को जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी राजेश मिश्रा जी है, उनका भी नामांकन था। तो मैंने ये देखा कि मेरे घर से नामांकन जो प्लेस है, स्थान है, वहाँ तक की करीब 18 किलोमीटर की दूरी है। तो उस 18 किलोमीटर पे हर जगह कांग्रेस का झंडा लेके लोग उनके समर्थन में आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने उस दिन ये जो पॉलिटिकल जो पावर का एनालाइज किया, कि क्या आकलन किया कि क्या पॉलिटिकल पावर होता है। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गंगा सफाई के लिए या बनारस की सड़कों की सफाई के लिए मैं 100 लोगों को बुलाता हूं तो 5-6 लोग आते हैं। अगर मैं 200 लोगों को बुलाता हूं तो 10-12 लोग आते हैं। तो ये मुझे बहुत हताशा होती थी कि लोग, आप इसीलिए राजनीति में आना चाहते थे कि आपकी एक आवाज़ पर लोग सफाई अभियान और समाज सेवा से जुड़ सके। जी देखिए, जो पॉलिटिकल पावर होता है या जो पॉलिटिकल क्रांति होती है, ये 1-2 साल के लिए नहीं होती है। क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति की बात किया जाए, फ्रांस की क्रांति की वजह से जो मजदूरों को जो अधिकार मिला है, वो आज के 200 साल भी बरकरार है। मैं समझता हूँ कि ये जब तक धरती रहेगी तब तक वो अधिकार बरकरार रहेंगे। ये अलग बात है कि देश पे राज कौन करता है और उस जो पावर जो दिए गए मजदूरों को कैसे अपने ढंग से कैसे उसको डिफाइन करता है। लेकिन मजदूर जो है अपने पावर के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये जो सारी जो बातें हैं, तो मैंने उस जो पॉलिटिकल पावर को मैंने देखा। अच्छा। कि कैसे जो है एक कैंडिडेट के लिए लोग झंडा उठा के चल रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि खर्च मिला हो, कुछ लोग वॉलंटरी कर रहे हो, लेकिन सबके हाथ में पॉलिटिकल पार्टी का झंडा था। तो मैं भी नामांकन करने के लिए गया 2009 में। इस्तीफाक से मैं नया था, स्टूडेंट था। मैं सोचा कि जैसे हम जल्दी हाँ, जैसे हम एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते हैं, वैसे ही फॉर्म होगा। लेकिन वो जो नॉमिनेशन जो संसद का जो नॉमिनेशन होता है, उसका बहुत यूनिक होता है। वो एक आम आदमी के बस के बाहर की बात होती है। तो उस समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि आप नामांकन कर दीजिए, अगले दिन आपको बताया जाएगा कि आपका नामांकन क्या क्या त्रुटियां हैं। तो उन्होंने मुझे त्रुटियां नहीं बताई, एक ही बार में मुझे उन्होंने अपना पत्र दे दिया कि आपका नामांकन कैंसिल हो गया। अच्छा, निरस्त कर दिया 9 में? हाँ, 9 में निरस्त हो गया। मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं तो कुछ अपने एक नए चीज़ के लिए करना चाह रहा था। लेकिन मैंने उसी दिन प्रण किया
कि मैं अगली बार 2014 में मैं अपना नामांकन करूंगा। तो अब मैं 2014 में 5 साल का वेट किया, 2014 आया और मैंने फिर से नामांकन किया। और मुझे क्या मालूम था कि नरेंद्र मोदी आएंगे या कोई और आएगा। मैंने तो विचार पहले बनाए थे, फाइनली नरेंद्र मोदी जी चुनाव वहाँ पे नामांकन किया उन्होंने, चूँकि मेरा ड्रीम 5 साल पहले का था। और एक युवा होने के नाते अगर हम अपने ड्रीम से समझौता करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने समाज से समझौता करते हैं, अपने देश से समझौता करेंगे, क्योंकि एक युवा का ही ड्रीम देश का ड्रीम होता है, एक युवा का ही ड्रीम उसके समाज का ड्रीम होता है। बहुत सारे लोग आए, हमसे प्रेशर भी डाला कि किसी ने प्रेशर बना। एक जो उसी पार्टी के महोदय आए हमारे घर पे, उन्होंने पूछा कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मैं नहाने जा रहा था, तौलिए पे था, एक तौलिया मैं नीचे लपेटा हुआ था, एक तौलिया ऊपर था। तो जो उनका जो द वे ही वाज आस्क्ड में क्वेश्चन किया उन्होंने, बहुत एक अजीब सा था। मैं बोला कि आप देख रहे हैं कि मैं क्या पहना हूँ। बोले आपने तौलिया पहना है। मैंने उनको सीधा जवाब दिया कि भारत की कम से कम 2/3 पॉपुलेशन है जिसके पास में ये एक ऐसी तौलिया भी नहीं है। मैं उनके लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत मोल्ड करना चाहे कि आप ले लीजिए, हमें समर्थन कर दीजिए, आपको मैं ये दे देंगे। मैं बोला कि नहीं, मैं अगर आज के दिन मैं अपने ड्रीम से समझौता किया तो मैं अपनी नज़र में ज़िंदगी भर के लिए दलाल कहा जाऊंगा। और मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चुनाव लड़ा। और मैं ये कहूँ कि जैसे मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े। हाँ, मैं मोदी जी के खिलाफ, मैं इसको क्यों कहूँ। हो सकता है कि 5 साल के दौरान जो मैं 2009 में चुनाव लड़ा था, मोदी जी का प्लान 11-12 में बना हो लड़ने के लिए, 10 में बना हो लड़ने के लिए। मेरा प्लान तो 2009 में था। आप प्रूफ देख सकते हैं कि मैंने पहले नामांकन किया था, उनका तो 2014 में आके नामांकन किए। तो ये सर्वस्व मैंने चुनाव लड़ा। और मैं एक अभी हाँ। मैंने सुना आप किसी से कह रहे थे कि आपका जो पैसे लगे पर वोट अगर गिना जाए तो उससे ज़्यादा मोदी जी के लगे, ऐसा क्या था? मैं समझा। देखिए एक एमपी कैंडिडेट को, चाहे वो निर्दल का हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो, 80 लाख रुपए की एक लिमिट होती है खर्च करने की। दूसरी बात, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास में अच्छे खासे फंड होंगे कि अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। आप मिलियन बिलियन कुछ भी कर दें, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है। चूँकि मैं छात्र था और अपने पॉकेट खर्च के लिए मैं फोटोग्राफी करता था। मैं उस फोटोग्राफी से मैंने करीब 55,000 रुपये इकट्ठा किए थे। और उस 55,000 से मैंने जो गाड़ी का जो मैंने बुक किया था उसको दिया, जो अपने 1-2 दोस्त थे साथ में खर्च वोट किया। मैं 10 दिन की कैंपेनिंग किया। तो जो मुझे 1202 वोट मिले, मैंने उसको 1202 वोट मिले तो मैंने उसको डिवाइड किया। तो मेरा एक वोट की कीमत जो है करीब आपकी 55 रुपये के अराउंड हुई। ठीक है, मेरे जो खर्च किए थे। ठीक है। और लेकिन मैंने जो उनके जो वहाँ पे रिटर्न जमा किए जाते हैं, ऑडिट किए जाते हैं, जब मैंने उनके खर्च का डाला तो अराउंड एक वोट का कीमत जो है 6 से 7 हज़ार रुपया। अच्छा, मोदी जी का। हाँ, मोदी जी का इतना खर्च हुआ? देखिए वो तो कैंडिडेट के खर्च पे है ना, पार्टी कितना खर्च किया उसका तो हिसाब किताब नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी को जो एक वोट मिला, उसकी एक वोट की कीमत कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये जरूर होगी जी। ये तो आप जो इतने सारे लाख से लोग वोट जीते। अच्छा, आगे आपने अब क्या सोचा है? देखिए आगे मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीति में आऊँ, क्योंकि मैं एक सामान्य एक मिडिल क्लास युवा होने के नाते बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को सहा है हमारे देश में। हम तो क्या दिक्कत है? मोदी जी तो हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको देखिए। क्यों आप चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ें या ऐसा कुछ हो? क्यों, क्या दिक्कत होगी मोदी जी से? देखिए, भारत विविधताओं वाला देश है। ठीक है। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे, ना कोई एक व्यक्ति कंप्लीट है, ना कोई एक राज्य कंप्लीट है। अगर हम बराबर गुजरात मॉडल की बात की जाती है, ठीक है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर दें? क्या भगवान गौतम बुद्ध जिस धरती पे बिहार में पैदा हुए, जहाँ पे उन्होंने उनका सारा कुछ हुआ, हम उपेक्षा हो रही है यूपी की? यूपी में देखिए राम मंदिर इतना अच्छा बन गया है। आपने बोला कि कोई एक है तो आप
दूसरे को क्यों कर रहे हाँ, क्यों कर हैं, रहे ठीक है। हाँ। तो अगर राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, तो वहीं पे तो दूसरे भी लोग हैं ना वहाँ पे, दूसरे धर्म के भी लोग हैं। अगर मान लिया जाए कि पूरे भारत में जितने भी मस्जिद हैं, अगर हम उसको मंदिर बना देते हैं, या जितने भी गुरुद्वारा हैं उनको हम मंदिर बना देते हैं, हम जितने भी बौद्ध स्तूप हैं उनको मंदिर बना देते हैं, तो हमारी विविधता जो वर्ल्ड में हमारी जो पहचान है, वो हमारी पहचान हम खो नहीं देंगे। हाँ, पहचान वो तो प्लानिंग हो रही ना, वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है, इस पे हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हिंदू ऐसा कोई धर्म नहीं है, और इसका जो अभी नया एक स्वरूप आया है सनातन, सनातन जो है एक प्रकृति के लिए एक ऐसी आदत है जिससे प्रकृति का रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, पूरे विश्व में हमारा नाम हो गया, हर जगह जाइए जय जय होती है, तो क्या दिक्कत है? मोदी जी के समर्थन में रहिए आप। देखिए, मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए उनका एक मंत्रिमंडल है, फिर उस मंत्रिमंडल को सपोर्ट करने के लिए IAS PCS अधिकारी हैं, सबको रिटायर कर दिए, केवल मोदी जी को बैठा दीजिए, फिर सीधी सी बात है। तो ये नहीं होता ना। देखिए, यहाँ पे मैं बताया ना, आप हैं, हम हैं, चाहे एक छोटा सा बच्चा है, सबके अंदर एक अलग तरह की स्किल है, और देश, समाज, राज्य उस स्किल से बना होता है। कोई एक व्यक्ति किसी प्रतिभा का धनी नहीं होता, पूरी एक कड़ी मिल के एक माला का निर्माण होता है। तो जब देश की बात आती है तो जितने भी देश के नागरिक हैं वो कड़ी हैं, और उस कड़ी से ये भारत देश बना है। अच्छा, आपको लगता है कि समाज में जो नियम चल रहे हैं, जो कानून चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उनको ठीक करना है? देखिए, पॉलिसी बनती है, हाँ। कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती, हाँ। कुछ को छोड़ के। चलिए एक लाइन में फाइनल, जी। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पॉलिटिकल पावर मिले। हाँ, तो क्या करेंगे? अब मैं, देखिए, मेरे पास पैसे तो नहीं है कि हम टिकट खरीद सके। ठीक है, नहीं तो उससे आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको बना दिया जाता है प्रधानमंत्री, तो आप क्या करेंगे? चलिए। देखिए, पहले तो मैं भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ। मैं उसको दुरुस्त करूंगा, और भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है जो 200 में नहीं है, हाँ। मैं आशा करता हूं कि जब मुझे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो 200 क्या, मैं उसको 50 में। और जी, उसके अलावा हम हेल्थ में बहुत पीछे हैं, क्योंकि देखिए, अगर भारत के हॉस्पिटल की बात किया जाए, कुछ 1-2 हॉस्पिटल को छोड़ के, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर डॉक्टरों का अगर हम डाटा निकालते हैं तो एक डॉक्टर पे कम से कम नहीं तो 50 मर्डर केस चलना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही से रोज़ लोग मरते हैं। इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा हो गई, इसके अलावा उसके अलावा अगर हम फिर बात करते हैं ये पर्यावरण की, धूल की, ये जो हम जिस सड़क पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। आप ये देखें कि अभी जैसे कि हमारे पास के लिए भी कुछ करेंगे। देखिए, जब धर्म की बात आती है तो मैं इस पर मैं सीधी सी बात बताऊं, एक मूवी आई थी जिसका नाम था द माउंटेन मैन दशरथ माझी। उसमें एक डायलॉग था, कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो भगवान आपके भरोसे बैठा हो। मंदिर बना दिया जाता है, मंदिर बनाइए। अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर बनाइए, आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद बनाइए, आप सिख हैं तो गुरुद्वारा बनाइए, लेकिन इन धार्मिक संस्थानों के सामने अपने युवाओं, अपने बच्चों को अपंग मत बनाइए। सीधी सी बात सुना आपने, छोटा सा इंटरव्यू था, चाहता तो बहुत हूँ इनसे बात करने, लेकिन समय का अभाव। ये थे हेमंत यादव, युवा हैं, एक जोश है, कुछ करने का है, ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है। आप में से कई ऐसे युवा हैं, ऐसा नहीं ये अनोखे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, निश्चित तौर पे आप में से कई ऐसे होंगे, आप ही होंगे। आगे आइए, समाज को बदलिए, ऐसे ही लोग समाज को बदलेंगे और कोई नहीं बदलेगा। आज के लिए इतना ही सोचा आपके सामने लेके आऊँ, अलग सी स्टोरी थी, अलग सा मुद्दा था। कैमरा पर्सन विक्की हमारे साथ, मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।